रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त था। प्रीतम अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे अपने कानों में किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरे साथ लुक्का छिपी खेलो ना, मुझे ढूंढो ना, देखो मैं कहाँ छिपा हूँ। उस आवाज को सुनकर गहरी नींद में भी अचानक प्रीतम का चेहरा बुरी तरह पसीने से भीग गया। वो एकदम से हाँफता हुआ अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कौन है यहाँ? देखो, अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। प्रीतम के इतना कहते ही एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला बच्चा उसके बिस्तर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो बड़ी ही भयानक हंसी के साथ प्रीतम के चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और हंसते हुए वो बिल्कुल एक राक्षस की तरह लग रहा था। उसे देखकर प्रीतम के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? मुझे पकड़ोगे नहीं? देखो तो मैं आपके साथ लुका छिपी खेलने आया हूँ। इतना कहकर वो बच्चा बड़ी भयानक हंसी के साथ हंसने लगा। हंसते हुए उसके मुंह से खून टपक कर जमीन पर बह रहा था, जिसे देखकर प्रीतम की आत्मा सिहर उठी। इससे पहले कि प्रीतम कुछ कर पाता, वो बच्चा प्रीतम के कमरे की दीवार से कहीं आर पार हो गया। ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर प्रीतम के होश ही उड़ गए और उसने अभी जो होते हुए देखा उस पर प्रीतम को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब मेरा भ्रम है। डर की वजह से मेरे दिमाग में ये सब होने का एहसास हो रहा है, जो कि असल में हुआ ही नहीं है। प्रीतम की आवाज सुनकर अचानक उसके बगल में सो रही उसकी पत्नी की आंख खुल गई। उसने प्रीतम की ओर देखा तो उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी घबरा गई। प्रीतम, प्रीतम, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो फिर से आया था शीतल। वो बार बार मुझसे एक ही बात कहता है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। शीतल, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। प्रीतम, यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम अच्छे भले अपने घर में खुश थे। अच्छा होता कि हम तुम्हारी कजन की शादी के लिए यहाँ पर आते ही ना। जब से यहाँ पर आए हैं पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मुझे अब यहाँ पर और नहीं रुकना। हम कल के कल यहाँ से चले जाएंगे। शीतल के इतना कहते ही टेबल पर रखा फूलदान बड़ी ही तेज आवाज के साथ गिरकर टूट गया। तभी फिर से प्रीतम को अपने कानों में वही आवाज सुनाई पड़ी। आपको क्या लगता है कि मैं आपको यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? जो मेरे साथ हुआ था वो अब आपके साथ भी होगा। वो आवाज प्रीतम के कानों में पड़ते ही प्रीतम जोर जोर से कांपने लगा। अचानक से उसके चेहरे का आकार आड़ा टेढ़ा होने लगा और उसके मुंह से सफेद रंग की झाग निकलने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर शीतल की रूह कांप गई। वो घर वालों को वहां पर बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मदद करो, कोई मदद करो। तुम्हें क्या हो गया प्रीतम? प्रीतम, दाई माँ, चाची जी, जल्दी से आइए प्लीज। देखिए ना मेरे प्रीतम को क्या हो गया। शीतल के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग जल्दी से वहां पर आए। प्रीतम की चाची जी और दाई माँ उसकी ऐसी हालत देखकर डर से सिहर उठी। इससे पहले कि वो प्रीतम की हालत के बारे में कुछ पूछ पाती, तभी प्रीतम जोर जोर से हंसने लगा। नहीं छोड़ूंगा इसे। जिस तरह मेरी जान गई थी अब उसी तरह इसकी भी जान जाएगी। 3 दिन है तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बचा लो इसे, वरना अमावस की रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये कहते हुए प्रीतम की आंखें बिल्कुल लाल हो गई
और वो जोर जोर से हंसते हुए हवा में उड़ने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया छोरे को? दाई माँ, जल्दी आओ, घर के मंदिर से माता रानी के चरणों में रखा सिंदूर ले आओ, जल्दी लाओ, जल्दी। दाई माँ जल्दी से घर के मंदिर वाले कमरे में गई और मंदिर में रखे सिंदूर को लाकर प्रीतम की चाची जी को दे दिया। उन्होंने जल्दी से प्रीतम के शरीर पर माता रानी के चरणों का सिंदूर लगा दिया। शरीर पर सिंदूर का स्पर्श होते ही प्रीतम अचानक से तड़पने लगा और तड़पते हुए बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। प्रीतम की ऐसी हालत देखकर शीतल डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। अच्छा होता कि हम दोनों यहाँ पर आते ही नहीं। ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आप जानते थे ना कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिससे प्रीतम की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी आपने हमें यहाँ पर बुलाया। अगर मेरे प्रीतम को कुछ भी हुआ ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। हाँ, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम ठीक कह रही हो, ये सब मेरी गलती है। मैं नहीं जानती थी कि इतने साल बाद वो जाग उठेगा। ये सब मेरी ही गलती है। जाग उठेगा? कौन जाग उठेगा? मतलब ये सब जो हो रहा है आप उसके बारे में सब कुछ जानती हैं? कौन है वो, बताइए कौन है वो, मुझे बताइए। मेरा बेटा है वो। क्या, आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा 8 साल का था जब एक दिन घर की कोठरी में मृत अवस्था में मिला हमें। वो बहुत डरता था अपने बापू से। वो परीक्षा में फेल हो गया था। उसने सोचा बापू बहुत मारेंगे तो कोठरी में जाके छिप गया और ठोकर लग के फर्श पर गिर गया। कोठरी का सारा सामान उसके ऊपर गिर गया और उस सामान के नीचे दब के मर गया मेरा बच्चा। मैं मानती हूँ कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपका बेटा प्रीतम को वो परेशान क्यों कर रहा है? वो उसे क्यों नुकसान पहुँचाना चाहता है? ये तो मैं भी नहीं जानती बेटा, लेकिन मरने के बाद इंसान के अंदर उसकी कोई सुध नहीं रहती है। क्या गलत क्या सही उसे किसी की पहचान नहीं होती। लेकिन मैं मेरे प्रीतम को कुछ नहीं होने दूंगी। भले ही वो मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर है। मैं पहले ही अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। मैं कल के कल यज्ञ के लिए महाराज जी से बात करूंगी। मैं अब और खतरा नहीं उठा सकती। दाई माँ, मेरे कमरे में तख्त के नीचे काले रंग का धागा रखा है, आप उसे ले आओ। वो धागा प्रीतम के हाथ पर मैं बांध दूंगी तो वो धागा प्रीतम की रक्षा करेगा। निर्मला के कहने पर दाई माँ उसके कमरे से वो काले रंग का धागा ले आई। निर्मला ने उस धागे को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्रों को बोलते हुए उस धागे को प्रीतम के हाथ पर बांध दिया। वो धागा प्रीतम के हाथ पर बांधते ही प्रीतम का पूरा शरीर अचानक से बुरी तरह से कांप उठा और वो एक गहरी सांस लेकर गहरी नींद में सो गया। अगली रात निर्मला प्रीतम को लेकर शीतल के साथ गांव के पुराने मंदिर के पास गई, जहां मंदिर के पीछे की खाली जगह पर एक तांत्रिक बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि को देखकर प्रीतम जोर जोर से कांपने लगा। कांपते हुए उसके शरीर से सफेद रंग की झाग निकलने लगी। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी तांत्रिक बाबा ने प्रीतम पर एक विभूति को छिड़क दिया, जिससे प्रीतम बिल्कुल कमजोर पड़ने लगा और लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी तांत्रिक बाबा ने उसके आसपास विभूति से एक गोल घेरा बना दिया। उस घेरे के अंदर बैठते ही प्रीतम जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये क्या हो गया है मेरे प्रीतम को? लेकिन तुम चिंता मत करो प्रीतम, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू बचा लेगी इसे? इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। देख कैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मारता हूं इसे। शीतल की तरफ देखते हुए प्रीतम ने अपने आप ही अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे की तरफ मोड़ दिया और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसकी वो चीखों की आवाज भयानक हंसी में बदल गई। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है इसे ऐसे देखकर। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद इसकी ये सारी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
प्रीतम की ऐसी हालत देखकर शीतल जोर जोर से रोने लगी। प्लीज आप लोग जल्दी से कुछ कीजिए ना। बाबा प्लीज आप जल्दी से पूजा शुरू कीजिए ना। मेरे प्रीतम को इस आत्मा के चुंगल से मुक्त कर दीजिए बाबा। शीतल के इतना कहते ही तांत्रिक बाबा उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। तभी शीतल ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब तेरा काम खत्म हो गया तांत्रिक, अब ये मेरे कब्जे में है, अब कोई इसे मुझसे नहीं बचा सकता। उस आत्मा की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा उठकर वहां से चले गए। ये देखकर शीतल को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसका ध्यान जैसे ही निर्मला की ओर बढ़ा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आप हंस क्यों रही हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आप तो यहाँ पर प्रीतम को अपने बेटे की आत्मा से मुक्त कराने के लिए लाई थी ना, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर वही हो रहा है जो यहाँ होना चाहिए। जिस तरह इसने मेरे बेटे को छल करके मारा था, आज ये भी उसी छल से मारा जाएगा। क्या ये सब क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ देखिए, प्लीज जल्दी से तांत्रिक बाबा को वापस बुलाइए और मेरे प्रीतम को बचा लीजिए प्लीज। इसे तो अब कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे बेटे को अपने साथ लुका छिपी खिलौने लेकर गया था, लेकिन झूठ बोलकर उसे घर की कोठरी में ले गया और वहाँ जाके बेहोश कर दिया। मारे बच्चे को और कोठरी के सामान से उसका सर कुचल दिया, मार डाला इसे इसने। ये सब आप क्या नाप शनाप बोल रही हैं? मेरा प्रीतम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप करिए आप। प्रीतम उठो उठो। अब तू इसे चाहे जितनी आवाज लगा, लेकिन ये अब नहीं उठेगा। सारी जमीन हड़पनी थी ना इसे, मारे बेटे को मारकर। इतने सालों से बदले की आग में जल रहे थे मैं और मेरा बच्चा, पर आज मेरा बदला पूरा होगा। नहीं नहीं। शीतल की हालत देखकर निर्मला जोर जोर से हंसने लगी और उस गोल घेरे के पास पड़े एक धारदार चाकू से अपनी हथेली पर घाव करके घेरे के अंदर अपने खून का छिड़काव करने लगी। तभी घर में बैठे प्रीतम का शरीर बुरी तरह से तड़पने लगा और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। तभी वहां पर निर्मला के बेटे की आत्मा अपना बदला पूरा करके प्रीतम के शरीर से निकलकर ऊपर आसमान की ओर जाती हुई मुक्त हो गई। कुछ देर तक प्रीतम की उन चीखों के बाद सब कुछ शांत हो गया। प्रीतम को मारकर निर्मला ने उससे अपने बेटे की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन प्रीतम के बुरे कर्मों की सजा उसके साथ साथ अपना सब कुछ गवाकर उसकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ी। काली रात थी, बारिश झमझमा रही थी, बिजली कड़क रही थी, साथ ही कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। एक आदमी जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो आदमी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाता है कि तभी उसकी नजर दूर लाइट के नीचे एक डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। लाइट कभी चल रही है तो कभी बंद हो रही है और वो डिलीवरी बॉय अपनी गर्दन झुकाए हाथों में सामान लिए खड़ा है। और डिलीवरी बॉय, मेरा घर यहाँ है वहाँ नहीं, जो तुम इस तरह वहाँ खड़े हो। एक तो तुम लोग ऑर्डर लाने में इतना समय लगा देते हो, ऊपर से जब लेट हो तो सही से डिलीवरी नहीं करते। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास आता है। माफ करना साहब, बाहर बारिश हो रही है इसलिए अब आने में समय लग गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लाया। अब जैसे ही वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है, वैसे ही डिलीवरी बॉय अचानक ही उसके जस्ट पीछे खड़ा हो जाता है। वो आदमी जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक जाती है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक भूत था जिसके चेहरे पर कई तरह के निशान थे। वो आदमी कुछ बोल पाता कि तभी वो डिलीवरी बॉय उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन लिए वहीं बैठकर हंसने लगता है।
अब बारी है मेरे अगले शिकार की। 3 दिन बाद निकिता देहरादून में अकेले रहा करती थी। ऑफिस से आने के बाद निकिता इतना ज्यादा थक जाती थी कि वो कई बार अपने लिए खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे ही एक रोज निकिता चावल लेकर जैसे ही निकलती है, उसका फोन बजने लगता है। हे भगवान, मैं फिर से ऑर्डर करना भूल गई और मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। फिलहाल मैं ये कॉल अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाना ऑर्डर कर लूंगी। निकिता फोन उठाती है। फोन पर उसकी ऑफिस की कलीग रेशमा थी, जो निकिता से कहती है, निकिता, तुझे पता है हमारा जो असिस्टेंट मैनेजर था उसकी कल रात मौत हो गई। क्या? उनकी मौत हो गई? पर कैसे? निकिता, तुझे सच में नहीं पता उस भूतिया डिलीवरी बॉय के बारे में? अरे हर जगह ये अफवाह फैली हुई है कि शहर में कोई भूतिया डिलीवरी बॉय है और वो जिस किसी के घर में भी डिलीवरी करने जाता है वो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता। हमारे पूरे ऑफिस में तो ये भी अफवाह फैली है कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर को भी इस भूतिया डिलीवरी बॉय ने ही मारा है। यार रेशमा, इतनी रात को ऐसी डरावनी बातें मत कर। मुझे इन भूतिया बातों से बहुत डर लगता है और तू जानती है ना कि मैं अकेली रहती हूँ घर में। ऊपर से ऑफिस में काम इतना ज्यादा है कि घर भी टाइम पर नहीं आ पा रही हूँ और मैं खुद खाना ऑर्डर करके खाती हूँ। हाँ यार, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैंने सबसे पहले तुझे फोन किया ये बताने के लिए कि तू कितनी ही देर तक घर जा, लेकिन खाना खुद बनाना। प्लीज मेरी माँ बाहर से खाना ऑर्डर मत करना। यार मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। निकिता और रेशमा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और निकिता देखती है कि उसका फोन ऑफ हो गया है। अब निकिता अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाती है। जैसे ही फोन थोड़ा चार्ज होता है, निकिता जल्दी से फोन अपने हाथों में लेकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, ओह कितनी ज्यादा थक गई हूँ मैं। रात के 11 बज चुके हैं, भूख के मारे जान निकली जा रही है। चलो 20 मिनट में अब खाना तो आ ही जाएगा। इतना बोलकर निकिता आंखें बंद करके लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। निकिता अपने सोफे पर आराम से सो रही होती है, तभी उसे बिजली कड़कने की आवाज आती है और उसके घर की खिड़की अपने आप जोर जोर से बजने लगती है और एकदम से निकिता की आंख खुलती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है कि बाहर का मौसम काफी खराब है, तेज बारिश हो रही है। ये देखकर निकिता जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है और अपने फोन में समय देखती है। अरे 11:30 बज गए, लेकिन अभी तक मेरा खाना नहीं आया। एक बार डिलीवरी बॉय की लोकेशन चेक करती हूँ, देखो जरा कि और कितना समय लगेगा इसे। निकिता काफी भूखी थी। भूख की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अब वो जल्दी से डिलीवरी बॉय की लोकेशन देखती है, जो कि उसके घर के ही आसपास थी। ये देख निकिता उस डिलीवरी बॉय को फोन करती है। भैया, आप पिछले 10 मिनट से मेरे ही घर के आसपास चक्कर लगा रहे हो और आपको मेरा घर ही नहीं मिल रहा है, तो किसी से पूछ लो या मुझे फोन कर लेते। माफ करना मैडम, मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान के बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही बारिश कम होगी मैं आपका ऑर्डर लेकर आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय फोन रख देता है और निकिता फिर से दरवाजे पर खड़ी होकर डिलीवरी बॉय का इंतजार करती है। पर तभी निकिता को रसोई में से खाने की खुशबू आती है। निकिता रसोई की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं और पास्ता नीचे जमीन पर गिरा है, मानो जैसे कोई लड़ झगड़ कर पास्ता खा रहा हो। ये खाया हुआ बिखरा पास्ता मेरे घर में कहाँ से आया? मैंने तो पिछले 1 हफ्ते से पास्ता खाया ही नहीं और सिंक में भी एक भी झूठा बर्तन नहीं था। फिर ये इतने सारे गंदे बर्तन कहाँ से आ गए? निकिता ये सब देखकर बड़ी हैरान थी। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। ये महसूस होते ही निकिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके माथे से पसीना टपटपाने लगता है। उसकी आवाज हलक में अटक जाती है
और वो डरते हुए अपने पीछे देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। ये देख निकिता एक लंबी सांस लेती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिसके बाद उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर निकिता रसोई से बाहर भागती हुई हॉल में जाती है और जैसे ही वो हॉल में आती है, घर की लाइट दोबारा आ जाती है और वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है। घर का दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर ये खुला कैसे है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? निकिता के साथ जो घटना घट रही थी उससे निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और तभी उसके फोन पर डिलीवर सक्सेसफुली का मैसेज आता है, जिसे देखकर निकिता की आंखें फटी रह जाती है। ये मैसेज क्यों आ रहा है मुझे? मैंने तो अब तक अपना ऑर्डर लिया भी नहीं और रात के 12 बज चुके हैं। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, फिर ये डिलीवरी बॉय मेरा ऑर्डर लेकर क्यों नहीं आया? ये सब सोचकर निकिता की रूह कांप जाती है। निकिता कुछ समझ पाती कि उससे पहले उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर निकिता बेहद डर जाती है और वो डरते हुए दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी है। अरे निकिता बेटा, तुम घर आ गई? मैं रिंकू के पापा से यही कह रही थी कि निकिता घर आ गई होगी, पर वो है कि जिद ठान कर बैठे थे कि तुम अब तक नहीं आई होगी। वैसे तुम ठीक हो ना? तुम पसीने में इतनी लथपथ क्यों हो? वो आंटी जी, मेरे घर का डोर खराब हो गया है। वैसे आप यहाँ इस वक्त? अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो काम बताना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बाहर से ऑर्डर करके मंगा रही हो। अरे मुझे ही बोल दिया करो, तुम्हारे लिए मैं खाना बना दूंगी। और वैसे भी मैंने डिलीवरी बॉय के बारे में बहुत अफवाह सुनी है। क्या डिलीवरी बॉय के बारे में? आंटी जी, आप भी इस बात पर विश्वास करती है क्या? निकिता बेटा, कुछ बातों पर विश्वास करना पड़ता है। अगर भगवान है तो भूत भी है, और वैसे भी अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई रहती होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दो और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर आकर खाना खा लेना। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी वो ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। हाँ निकिता, ये सही है। तुम ये खाना लो, मैं चलती हूँ। तुम्हारे अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी 12-10 बज गए हैं। अगर और 5 मिनट में यहाँ खड़ी रही तो वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से जाने लगती है। निकिता अपनी पड़ोसन को रोकना चाहती थी, पर वो रोक नहीं पाती और तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोसन जो उसे खाना देकर गई है, उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ चुकी है और वो निकिता को देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर निकिता के हाथों से खाना छूट जाता है और जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। और तभी उसे महसूस होता है कि डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर उसके पीछे खड़ा है। अब निकिता पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है और वो डरती डरती एक बार फिर अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। निकिता, निकिता। वो आवाज सुनकर निकिता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक हाथ उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। अब निकिता के साथ जो भी घटना घट रही थी, निकिता वो सब सोचने लगती है और उसे अपनी दोस्त रेशमा और अपनी पड़ोसन की बातें याद आती है, जिसके बाद निकिता को समझने में देरी नहीं लगती कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये आम नहीं, और उसे अब रेशमा की बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि रेशमा ने अब तक उसे जो कुछ बताया था वो सब सच है और वही घटना अब निकिता के साथ हो रही है। निकिता अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर से रेशमा के पास जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सामने डिलीवरी बॉय अपना सर नीचे करके
अपने हाथों में उसका ऑर्डर लेकर खड़ा है। मैडम, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, आप अपना ऑर्डर लेने क्यों नहीं आ रही थी? मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं ये ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपकी ऑर्डर लेकर, तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम जैसे लोग हम डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं समझते। अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो तुम हमें भला बुरा सुनाने लगते हो। तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान होता है तुम कभी नहीं सोचते। तुम जैसों की वजह से मैंने अपनी जान गंवाई है। इसलिए जो भी रात के 11 बजे खाना ऑर्डर करेगा, मैं उन सब का ऑर्डर 12 बजे दूंगा और उनकी जान लूंगा। क्योंकि रात के 12 बजे तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी मौत हुई थी। ना तुम जल्दी करते और ना ही मैं गाड़ी तेज भगाता। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करता है। डिलीवरी बॉय का भयानक चेहरा देख निकिता जमीन पर गिर जाती है और पीछे की तरफ खिसकने लगती है। मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय पर अपना गुस्सा नहीं निकाला। उन सब लोगों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। निकिता डिलीवरी बॉय के सामने हाथ जोड़कर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर डिलीवरी बॉय उसे माफ नहीं करता। फिर एक झटके में उसके घर का दरवाजा बंद हो जाता है और डिलीवरी बॉय अपने हाथों से निकिता का गला पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। निकिता के मौत के बाद वो डिलीवरी बॉय वहीं बैठकर अपने दूसरे ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। सनसनी रात, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर उस घने अंधेरे में एक हाथ में लालटेन लेकर सड़क से गुजर रहा था। वहां से आती जाती कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मानो जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। वो लालटेन लेकर चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। कोहरे की वजह से उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से वहीं रुक जाता है। उसके रुकने पर उसके सामने से कोहरा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है, मानो जैसे किसी ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहाँ बहुत पुरानी हवेली होती है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। कहाँ हो तुम? अंदर चले आओ। आदमी लालटेन लेकर हवेली के दरवाजे के पास आ जाता है। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, मानो जैसे अब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाली हो जिसे वो हकीकत में तो क्या, सपने में भी कभी देखना ना चाहे। अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे चमगादड़ अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते वो आदमी लालटेन लेकर गर्दन झुका लेता है। जैसे ही सभी चमगादड़ वहां से चले जाते हैं, वो हवेली के अंदर आता है। हवेली के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि गांव तक पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनते ही गांव के अंदर एक घर में एक औरत सोते हुए अचानक से जाग जाती है और अपने पति को भी जगाती है। उसके चेहरे पर अचानक से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई होती है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो उसी श्रापित हवेली से आ रही है। अरे मनहूस औरत, उस श्रापित हवेली का नाम तू अभी क्यों ले रही है? तू जानती नहीं है, उसका नाम लेना भी श्राप है, श्राप। आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, और दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। वो अपनी पत्नी को ये सब समझाकर सुला देता है। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जो वो आदमी इतना घबराया हुआ था?
और वो आदमी कौन था जो हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद बस उसकी आवाज ही रह गई थी। आधी रात का समय था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस उसके लैपटॉप पर होता है। जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है, वो एक अंगड़ाई लेकर लैपटॉप को बंद कर देती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वो रसोई में फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी पी रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है। क्या यार, तूने इतना टाइम लगा दिया? जल्दी से मुझे अब फाइल का पीडीएफ बनाकर भेज दे। अरे तो मुझे पानी तो पीने दे, बस 5 मिनट के अंदर भेजती हूँ। बात करते करते उसे अचानक से बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है। वो अपने दोस्त का फोन अचानक से काटती है और वहां से धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, मानो जैसे बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा हो। शावर के चलने की लगातार आवाज आती रहती है। जैसे आराध्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर पानी की एक बूंद तक टपक नहीं रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी सांस लेने लगती है। ये क्या है माँ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आराध्या, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल ऑफिस भी है तुम्हारा। अपनी माँ के बोलने पर आराध्या अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले कुणाल को फाइल सेंड करती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, आराध्या बिस्तर पर होती है। उस समय वो एक भयानक सपना देख रही थी, जिसके चलते उसका शरीर बिस्तर में मचल रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ। मुझे उस हवेली में नहीं जाना। आखिर क्यों मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या अचानक से इतना बोलते हुए उठ जाती है। फिर वही सपना, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आराध्या सपने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर उसे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा था? वो अपनी माँ को इसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा सपने को लेकर बातों को टाल देती थी। एक दिन उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी भानपुर नामक गांव में पुतुलबाड़ी हवेली का जिक्र था। आराध्या को इस हवेली में जाकर कुछ शूटिंग करनी थी, जिसके चलते आराध्या बहुत खुश थी। वो जब घर लौटकर इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो वो उसे वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। भानपुर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तुम पुतुलबाड़ी नहीं जाओगी। अभी तक आराध्या ने हवेली का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसकी माँ को हवेली का नाम पहले से ही पता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने माँ से पुतुलबाड़ी के बारे में कई बार पूछती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती। इसी के चलते माँ बेटी में कई सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आराध्या गुस्से में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा भानपुर और ये पुतुलबाड़ी हवेली से? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भानपुर गांव में चली जाऊंगी और पुतुलबाड़ी में ही रहूंगी। ये सुनते ही विशाखा अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वो अपना बैग उठाकर पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार वो भानपुर गांव में पुतुलबाड़ी तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो हवेली को देखती है, वो हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हवेली और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। ये तो वही हवेली है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। इस हवेली के अंदर कोई मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जैसे ही आराध्या लोहे के दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, उसके स्पर्श से अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। एक पल को आराध्या बहुत डर जाती है और उसकी हिम्मत हवेली के अंदर जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम हवेली की तरफ बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है।
बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी। वो आवाज एक गीत की तरह आराध्या के कानों तक पहुंचती है और वो उस गीत में खो जाती है। जब वो हवेली के अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और बहुत गंदगी दिखाई देती है। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके चलते आराध्या पूरी तरह कपकपा जाती है। कोई है क्या ऊपर? कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? आराध्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उस कमरे तक पहुंचती है तो उस कमरे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले के ऊपर किसी ने एक कलावा बांधकर किसी बुरी चीज को रोक के रखा था। आराध्या उस ताले को वहां रखे एक लोहे के रॉड से तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही एक काला सा धुआं बाहर आता है, जिसे देखते ही आराध्या डर जाती है। वो धुआं अचानक से आराध्या के मुंह के द्वारा शरीर में घुस जाता है। आराध्या की आंखें धीरे धीरे काली पड़ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो आराध्या वही गीत गुनगुनाने लगती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आजा मेरे पास, माँ पुकारे तुझे अपने पास, बिटिया रानी बड़ी सयानी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। उस दिन के बाद से ही गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा अपनी बेटी को ढूंढते हुए भानपुर गांव में पहुंच जाती है, लेकिन पूरे गांव में पता लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हार थक कर वो एक दुकान पर रुकती है। वो वहां बैठी हुई रो रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर अचानक उसके पास आकर कहता है, गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की जान जानी बाकी है। तुम्हारी बेटी ने उसे आजाद कर दिया है, अब वो अपना बदला लेगी और उसी के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहते ही वो आदमी मिट्टी में गायब हो जाता है, जैसे उस आदमी को कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसके ऊपर सिर्फ विशाखा की ही नजर पड़ी हो, लेकिन उसके ये कहने से विशाखा ये समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहाँ है। विशाखा इस समय वहां से उठकर शापित हवेली पहुंच जाती है। वो शापित हवेली और कोई नहीं पुतुल बाड़ी ही थी, जिसे देखकर विशाखा घबराए हुए खुद से कहती है, जिस शापित हवेली से मैं आज तक भागती रही, उसका साया भी मैंने अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दिया। आज मेरी बेटी शापित हवेली के अंदर कैद है। अब या तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर इस श्रापित हवेली का शिकार बन जाऊंगी। विशाखा श्रापित हवेली के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसकी बेटी आराध्या आती है। उसकी आंखें पूरी काले रंग की होती है और वो विशाखा के ऊपर वार कर देती है। तभी आराध्या के अंदर की आत्मा बोलती है, तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे मरने के बाद मुझे इस शापित हवेली में कैद किया। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। 7 लोगों की बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मेरे जैसा कोई नहीं होता। वो आत्मा फुलवा की थी, जो उस हवेली के मालिक की बेटी थी। फुलवा को शुरू से वो प्यार कभी नहीं मिला था जो विशाखा को मिला था। विशाखा हवेली की मालकिन की इकलौती बेटी थी। फुलवा को जलन होती थी जब भी मालकिन विशाखा को प्यार करती थी। इसी के चलते वो अपनी ही मालकिन को अपने वश में करना चाहती थी, जिसके चलते उसने काली विद्या का सहारा लिया और गांव के 6 लोगों की बलि भी चढ़ा चुकी थी। 7वां शिकार विशाखा का भाई था। फुलवा उसकी बलि चढ़ाने जंगलों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास ले गई थी।
उसको ये सब करते हुए विशाखा ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने ये बात अपनी माँ के साथ गांव के लोगों को भी बताई थी। इसी के चलते विशाखा की माँ उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी ही बलि चढ़ा देती है। विधि पूरी न होने के कारण वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है जो गांव के लोगों को मारने लगती है। गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बुरी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात फुलवा के पिता लालटेन लेकर उस हवेली में जाकर उसे आजाद करा देते हैं, लेकिन फुलवा की आत्मा उसे भी मार देती है। छोड़ दे फुलवा, मुझे छोड़ दे। तभी विशाखा को उस तांत्रिक की बात याद आती है जिससे वो हवेली के अंदर आने से पहले मिली थी। उसने कहा था कि अगर एक बार आत्मा शरीर में घुस जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक शीशा रखना होगा। बुरी आत्मा शीशे में जल्दी प्रवेश करती है। इसी का फायदा उठाकर विशाखा छुपाया हुआ शीशा उसके सामने रख देती है, जिससे फुलवा की आत्मा उसी वक्त उस शीशे में समा जाती है और आराध्या आजाद हो जाती है। अपनी बेटी को लेकर विशाखा कार में बैठती है और श्रावित हवेली से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही समुंदर पड़ता है, विशाखा उस शीशे को समुंदर में फेंक देती है और शहर आकर अपनी बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है।